国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। चीन में नई संशोधित एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन के संरक्षण की नियमावली जारी। पहली छमाही में चीन का सेवा व्यापार 37.79 खरब युआन के पार और चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक पर्यावरण और अन्य आंकड़ों ने इस साल की पहली छमाही में प्रभावशाली परिणाम दिखाए। अब आप अखिल पारस से सुने आज के पूरे समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ली छांग ने हाल में राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर किए। नई संशोधित एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन के संरक्षण की नियमावली 15 अक्टूबर को लागू की जाएगी। नियमावली का उद्देश्य एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन के स्वामित्व अधिकार की रक्षा कर एकीकृत परिपथ के तकनीक में नवाचार बढ़ाना है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नियमावली के कुल 6 अध्याय और 54 धाराएं हैं। नियमावली में निर्धारित किया गया है कि एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन के संरक्षण को पार्टी और देश की बौद्धिक संपदा अधिकार की रणनीतिक व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। संरक्षण के दायरे का विस्तार किया जाएगा और ईमानदारी और विश्वसनीयता पर जोर दिया जाएगा। इस साल जनवरी से जून के दौरान चीन का कुल सेवा आयात और निर्यात 37 खरब 79 अरब 75 करोड़ युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.3% अधिक है। इसमें सेवा निर्यात 15 खरब 4 अरब 70 करोड़ युआन रहा, जिसमें 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं सेवा आयात 22 खरब 75 अरब 5 करोड़ युआन रहा, जो 2.9% बढ़ा। इस अवधि में सेवा व्यापार घाटा 7 खरब 70 अरब 35 करोड़ युआन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1 खरब 61 अरब 42 करोड़ युआन कम है। आंकड़ों के अनुसार ज्ञान आधारित सेवाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से जून के दौरान ज्ञान आधारित सेवाओं का कुल आयात और निर्यात 16 खरब 63 अरब 40 करोड़ युआन रहा, जो 6.7% की वृद्धि के साथ कुल सेवा व्यापार का 44% है। वहीं इन सेवाओं का निर्यात 8 खरब 5 अरब 67 करोड़ युआन रहा, जिसमें 12.8% की बढ़ोतरी हुई। ये कुल सेवा निर्यात का 53% है। इस साल की पहली छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था ने अपनी स्थिर और सकारात्मक विकास प्रवृत्ति को जारी रखा। समुद्री अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में मुख्य आंकड़ों का उत्कृष्ट प्रदर्शन चीन की अर्थव्यवस्था की मजबूत लचीलता और जीवंतता को दर्शाता है। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था ने वर्ष की पहली छमाही में स्थिर वृद्धि हासिल की है। सकल समुद्री जीडीपी 55 खरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 5.1% की वृद्धि है, जो पूरे चीन की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है और विकास के अच्छे लचीलेपन को दर्शाता है। चीन में नए प्रकार की बिजली व्यवस्था के निर्माण की 15वीं पंचवर्षीय योजना 3 अगस्त को जारी की गई। इसमें कहा गया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन ऊर्जा संग्रहण और नई ऊर्जा भंडारण समेत विभिन्न समायोजन संसाधन के वितरण में सुधार करेगा, ताकि बिजली की आपूर्ति की गारंटी मजबूत हो सके। योजना में कहा गया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन नई पीढ़ी के कोयले से चलने वाली बिजली का उन्नयन और नवीनीकरण बढ़ाएगा। साल 2030 तक पूरे देश में पंप भंडारण बिजली स्टेशन की स्थापित क्षमता 16 करोड़ किलोवाट प्रति घंटे तक पहुंचेगी
और नई ऊर्जा भंडारण की स्थापित क्षमता 30 करोड़ किलोवाट प्रति घंटे तक जा पहुंचेगी। 4 अगस्त को मिली जानकारी के अनुसार चीन के नेतृत्व में और कई देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया विट्सनेट औद्योगिक ईथरनेट संचार प्रोटोकॉल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में जारी किया गया है। इसे चीन की स्वदेशी औद्योगिक नेटवर्क प्रौद्योगिकी को वैश्विक स्तर पर मिली व्यापक मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। ये दुनिया का पहला औद्योगिक संचार प्रोटोकॉल है जो गतिशील नेटवर्क संरचना पर आधारित है। चीन लॉजिस्टिक्स एवं खरीद संघ यानी CFLP के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग को देखते हुए इस साल चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो नेटवर्क का लगातार विस्तार किया है। 31 जुलाई तक देश ने 100 से अधिक नए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान मार्ग शुरू कर दिए हैं। CFLP के एविएशन लॉजिस्टिक्स प्रभाग के मुताबिक केवल जुलाई महीने में देश भर में 11 नए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान मार्ग शुरू किए गए। साल 2026 में अब तक कुल 103 नए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मार्ग शुरू हो चुके हैं, जिससे हर सप्ताह 229 अतिरिक्त कार्गो उड़ानों की सुविधा जुड़ी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए उद्योग ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने 3 अगस्त को दैनिक जागरण पर लेख प्रकाशित किया। इसका शीर्षक है विविधताओं का सम्मान और समावेश। लेख में कहा गया कि हाल में चीन में जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून लागू हुआ है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चीनी राष्ट्र के साझा समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाना है और इससे चीन के विभिन्न जातीय समूहों का व्यापक समर्थन मिला है। लेकिन कुछ बाहरी ताकतें इस कानून को अल्पसंख्यकों को जबरन आत्मसात करने का नाम देकर जनमत को गुमराह कर रही है। चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन के सदस्य के नाते मुझे इस कानून पर हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था। इसी अनुभव के आधार पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। पहला, ये कानून व्यापक सहमति को बढ़ावा देता है और विविधता का सम्मान करता है। चीनी राष्ट्र 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सभ्यता वाला एक महान राष्ट्र है। लंबे इतिहास में चीन के विभिन्न जातीय समूहों ने एक दूसरे से सीखते और घुलते मिलते हुए ऐसी चीनी सभ्यता का निर्माण किया जिसकी पहचान विविधता में एकता, खुलेपन और समावेश से होती है। दूसरी बात, यह कानून सभी जातीय समूहों के विकास के अधिकार की रक्षा करता है। हाल के वर्षों में चीन के आधुनिकीकरण ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका लाभ अल्पसंख्यक जातीय समूहों को भी व्यापक रूप से मिला है। चीन के अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों में गरीबी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। तीसरी बात, यह कानून विभिन्न जातीय समूहों के आपसी मेलजोल को बढ़ावा देता है। चीन में अल्पसंख्यक जातियों की 1/3 से अधिक जनसंख्या नगरों तथा बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती है। अल्पसंख्यक जातियों की प्रवासी जनसंख्या 3.3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच आपसी मेलजोल का स्तर एवं इसकी आवश्यकता अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है। स्थानीय समय के अनुसार 3 अगस्त को इटली के फ्लोरेंस में आयोजित कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च यानी कोस्पार की 46वीं वैज्ञानिक सभा में चीन मौसम विज्ञान प्रशासन के शोधकर्ता वांग चिनसोंग को विलियम नॉर्डबर्ग मेडल से सम्मानित किया गया। विलियम नॉर्डबर्ग मेडल स्पेस साइंस एप्लीकेशन के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता की शानदार उपलब्धियों और असाधारण योगदान को मान्यता देता है। 1988 में इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से वांग चिनसोंग यह सम्मान पाने वाले पहले चीनी वैज्ञानिक बन गए हैं और यह पुरस्कार इस बात को दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक समुदाय ने चीनी अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में हुई शोध उपलब्धियों को कितनी उच्च मान्यता दी है। चीन की संस्कृति, सभ्यता, जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। आज की कड़ी का शीर्षक है चीन के चाणक्य कन्फ्यूशियस। विगत 25 शताब्दियों से भी अधिक समय से चीन की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता को अप्रत्याशित, अनचाहे प्रकोपों, झंझावातों और अग्नि की ज्वालाओं में विकसित होते रहने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति अथवा विचारधारा को जाता है तो वो है कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद। आखिर कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद क्या है? कन्फ्यूशियसवाद ने चीनी राष्ट्र को किस तरह संगठित और समन्वित किया और चीनी संस्कृति के विकास पर क्या प्रभाव डाला? किन परिस्थितियों में कन्फ्यूशियस पैदा हुए? कैसा व्यक्तित्व था उनका? क्या थे उनके विचारों के स्रोत? मानवता के बारे में वे क्या सोचते थे? शिक्षा की रूढ़िवादी मान्यताओं में उन्होंने क्या परिवर्तन किए? कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद कौन कौन सी कन्फ्यूशियसवादी विचारधाराएं अस्तित्व में आईं? चीन और चीन के बाहर कन्फ्यूशियसवाद का विचार प्रसार क्यों और कैसे हुआ? चीनी मुक्ति के दौरान और तत्पश्चात कन्फ्यूशियसवाद का क्या स्वरूप उभरा और आज चीन में कन्फ्यूशियसवाद पर कैसे अनुसंधान हो रहे हैं? इन संभावित प्रश्नों का इस लेख की सीमा में समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। काल और परिस्थिति। कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियसवाद पर चर्चा करने से पहले उस काल की परिस्थिति का अवलोकन किया जाना जरूरी है जिसमें कन्फ्यूशियस पैदा हुए। उस समय चीन एक एकीकृत देश नहीं था। ये काल दास समाज से सामंती समाज में परिवर्तन का संक्रमण काल माना जाता है। उस समय कृषि औजार बनने लगे थे और बैलों की मदद से जुताई का कार्य आरंभ हो चुका था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जा रहा था। अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ दास प्रथा वाले उत्पादन संबंध नई उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक बनते जा रहे थे। दास मालिकी के शासन पर निरंतर प्रहार किए जा रहे थे और दास मालिक वर्ग का स्थान उदीयमान जमींदार वर्ग ने ले लिया था। वसंत और शरद काल तथा युद्धरत राज्यकाल के दौरान तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। दास प्रथा की जगह सामंती व्यवस्था आ गई थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि वसंत और शरद काल में चीन में कुल 140 जागीरदार राज्य थे, जबकि युद्धरत राज्यकाल में केवल 7 मुख्य राज्य छी, छू, येन, चाओ, हान, वेई और छिन शेष रह गए थे और उनमें भी उग्र संघर्ष चल रहे थे। इन तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के काल में ही महान चीनी विचारक, शिक्षा शास्त्री और विचारधारा के प्रवर्तक कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व का जन्म हुआ और इन सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब विभिन्न विचारधारात्मक क्षेत्रों में दिखाई दिया। अनेक विचारधाराएं फूटी, यथा मोचीवादी, ताओवादी, विधानवादी, परंतु कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा प्रमुख विचार शाखा रही। जिज्ञासु व्यक्तित्व। शांतुंग प्रांत के शीफू नगर में जन्मे कन्फ्यूशियस का नाम छू और उपनाम चुंगनी था। कन्फ्यूशियस इन और शांग राजवंशों के अभिजात वर्ग के वंशज थे। इनके परदादा सुंग राज्य के दरबारी उठापटक से बचने के लिए लू राज्य के चौई वर्तमान शांतुंग प्रांत के शीफू जिले के दक्षिण पूर्व में आ गए थे और इनके पिता चौई में निचले स्तर के एक अफसर थे। कन्फ्यूशियस की मां का नाम येनचंग आय था। कहा जाता है कि विवाह के समय उनकी मां की उम्र 17 वर्ष थी, जबकि पिता 70 वर्ष के थे और वे दोनों ही पुत्र चाहते थे।
इसलिए उन्होंने छुईफू के दक्षिण पूर्व में स्थित नीच्यू पर्वत पर जाकर पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। इसीलिए ही कन्फ्यूशियस का नाम छ्यू पड़ा। कुछ लोगों की मान्यता है कि जन्म के समय कन्फ्यूशियस के सिर की हड्डी आम बच्चों से अलग थी, चारों ओर ऊंची ऊंची और बीच में नीची। चीनी भाषा में ऐसे स्थान को छ्यू कहते हैं, इसीलिए उनका नाम छ्यू पड़ा। कन्फ्यूशियस बचपन से ही परंपरागत चीनी रीति रिवाजों का आदर करते थे, क्योंकि कन्फ्यूशियस के परिवार में पूजा होती थी और परिवार के सदस्य देवताओं की आराधना करते थे। कन्फ्यूशियस न सिर्फ पूजा पात्रों से खेलते थे, बल्कि विविध पात्रों को एकत्रित कर उन्हें विविध देवताओं के लिए अंकित भी करते थे। कौन जानता था कि बचपन के इस खेल में ही शक्ति संपन्न एकात्म सभ्यता का कन्फ्यूशियसवादी मनोविज्ञान विकसित हो रहा था। अन्य महापुरुषों की ही तरह कन्फ्यूशियस का बचपन भी बहुत दुखमय था। वे बहुत गरीब थे, परंतु आत्मविश्वासी और धैर्यवान थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने समाज और मानव जीवन की विविध बुनियादी जानकारियां प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था। 3 वर्ष की उम्र में कन्फ्यूशियस के पिता और 17 वर्ष की अवस्था में उनकी मां का देहांत हो गया। युवा होने पर कन्फ्यूशियस ने बिगुल बजाने, मवेशियों को चराने और गोदामों में रखरखाव के काम किए। इन कामों को करने से कन्फ्यूशियस समाज के निचले तबके के लोगों के संपर्क में आए और उन्हें आम आदमी की जिंदगी के बारे में जानकारियां मिली। एक बार कन्फ्यूशियस ने कहा था, क्योंकि मैं बचपन में निचले तबके के साथ भी रह चुका हूं, इसलिए मुझे बहुत से छोटे मोटे काम करने आते हैं। युवावस्था में हुए अनुभव उस महान विचारक के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। कन्फ्यूशियस लगन और परिश्रम के साथ पढ़ते थे। वे कहते थे, मैं जन्म से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूं। वे सदैव दूसरों की अच्छाइयों से सीखते रहते थे। उनका कहना था कि यदि 3 व्यक्ति एक साथ चले आ रहे हों, तो उनमें एक व्यक्ति अवश्य ही मेरा शिक्षक हो। दूसरों से सीखने की तीव्र इच्छा के कारण ही कन्फ्यूशियस शिक्षा, संगीत, तीरंदाजी, रथ विद्या, लिपि कला और गणित में निपुण हुए थे। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक लक्ष्य बहुत दूरगामी था। वे अपने राजनीतिक आदर्शों को साकार करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते थे। युवावस्था में लू राजवंश में हुई उथल पुथल के कारण वे लू राज्य छोड़कर खी राज्य चले गए, परंतु कुछ ही समय बाद वे पुनः लू राज्य में लौट आए। वापस लौटने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में कन्फ्यूशियस ने व्यक्तिगत तौर पर अपने शिष्यों को पढ़ाने का कार्य आरंभ किया और संस्कृति के प्रचार में लग गए। उनका निवास स्थान लू राज्य की राजधानी में ही था, जो पूर्व का एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। कन्फ्यूशियस ने 40 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षक का कार्य किया, जिनका चीन की संस्कृति के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। 51 वर्ष की अवस्था में कन्फ्यूशियस को लू राज्य में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय लू राज्य में अत्यधिक अन्याय, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला था। अभिजात वर्ग में आंतरिक विरोध और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कन्फ्यूशियस के राजनीतिक सिद्धांत भी लागू नहीं हो पाते थे। उनको जब इस बात की व्यावहारिक जानकारी मिली, तो वे अपने शिष्यों और लू राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की यात्रा पर निकल पड़े। 55 वर्षीय कन्फ्यूशियस ने लू राज्य से रवाना होकर लू, वी, सुंग, छन, छाय और छू राज्यों की यात्राएं की। यात्राओं के दौरान कठिन और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कन्फ्यूशियस अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अडिग रहे। यात्रा के दौरान एक ओर तो उन्होंने दयालु शासन के बारे में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, वहीं दूसरी ओर वे शिष्यों को शिक्षा भी देते रहे। उस काल में कई सरदार राजसत्ता हथियाने के लिए लड़ाइयां करते रहते थे और किस तरह अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, यही उनका उद्देश्य रहता था। इसलिए कन्फ्यूशियस की राजनीतिक प्रतिभा के विकसित होने की कोई संभावना भी नहीं रह गई थी।
64 वर्ष की आयु में होने पर और 14 वर्षों तक अनेक राज्यों की यात्राएं समाप्त करके कन्फ्यूशियस पुनः लू राज्य लौट आए। वापस आने के बाद वे अनुसंधान करने में अपने शिष्यों को निर्देशित करने लगे। उन्होंने व्यापक स्तर पर प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक दस्तावेजों को संग्रहित कर सुव्यवस्थित किया। उन्होंने 6 पुस्तकों शीचिंग गीत संग्रह, शांगशू ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह, लीची शिष्टाचार संस्कार संग्रह, ईचिंग ज्योतिष पुस्तक, श्वे संगीत और छुन एवं च्यू वसंत और शरद काल का इतिहास का संपादन किया। कन्फ्यूशियस द्वारा संपादित पुस्तकें न केवल प्राचीन काल में चीन की राजनीति, अर्थतंत्र, साहित्य और दर्शन का अनुसंधान करने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री है, अपितु चीन की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत भी है। 73 वर्ष की अवस्था में 479 ईसा पूर्व कन्फ्यूशियस की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य 3 वर्ष तक गुरु की समाधि के सामने तंबू लगाकर शोक प्रकट करते रहे। उनके शिष्य चिकुंग तो वहां 6 वर्षों तक रहे। कन्फ्यूशियस एक पवित्र आत्मा थे। उनके शिष्यों ने कन्फ्यूशियस के जीवन और उपदेशों के आधार पर लोकोक्तियां, कन्फ्यूशियस की सूक्तियां संपादित की हैं। इस पुस्तक ने समकालीन चीन की शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा को बहुत प्रभावित किया है। कन्फ्यूशियसवाद क्या है? कन्फ्यूशियस द्वारा प्रतिपादित विचारधारा ही कन्फ्यूशियसवाद है। कन्फ्यूशियसवाद एक ऐसी प्रबल सामाजिक विचारधारा है जिसने विगत 2500 वर्षों से भी अधिक समय से जहां एक ओर चीनी राष्ट्र को संगठित और समन्वित किया है, वहीं दूसरी ओर विश्व में चीन की विशिष्ट संस्कृति के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। मूलतः कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा रन मानव प्रेम, ई न्याय, ताओ नैतिकता और ते सदाचार का समुच्चय है, जो वर्गों और ओहदों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर जोर देती है। कन्फ्यूशियस के विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। वसंत और शरतकालीन शासकों के परस्पर संघर्षों और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित चीनी समाज में पनप रही सामंती व्यवस्था से सबक लेते हुए कन्फ्यूशियस एक शांतिपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें पारस्परिक प्रेम की भावना के साथ स्त्री पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी सुखमय जीवन यापन करते हुए एक आदर्श आचरण का पालन करें। मूलतः कन्फ्यूशियस एक ऐसे सामंती राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन राष्ट्र संगठित रहे। यही कन्फ्यूशियस के जीवन का राजनीतिक लक्ष्य था और यही कहलाया कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद के सभी विचार एक दूसरे से गुंथे हुए और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अपने राजनीतिक आदर्शों को साकार करने के लिए कन्फ्यूशियस ने रन यानी मानव प्रेम का सिद्धांत दिया। रन को सार्थक बनाने के लिए चुंग और श्याओ का प्रतिपादन किया। चुंग और श्याओ के लिए शिक्षा को अपरिहार्य बताया और शिक्षा पर अभिजात वर्ग के नियंत्रण को तोड़ने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा की ये गतिशीलता और एक दूसरे के महत्व की स्वीकारोक्ति चीनी सभ्यता की प्रतिनिधि विचारधारा बन गई है। आज कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा उनके उतार चढ़ावों को पार करती हुई चीनी संस्कृति की आत्मा बन गई है। समकालीन चीनी समाज की रग रग में समाहित कन्फ्यूशियसवाद का विश्लेषण चीन की सांस्कृतिक विरासत से आत्मसात होने की समकक्ष है। कन्फ्यूशियसवाद के सभी विचार एक दूसरे से गुंथे हुए और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अपने राजनीतिक आदर्शों को साकार करने के लिए कन्फ्यूशियस ने रन यानी मानव प्रेम का सिद्धांत दिया। रन को सार्थक बनाने के लिए चुंग और श्याओ का प्रतिपादन किया। चुंग और श्याओ के लिए शिक्षा को अपरिहार्य बताया और शिक्षा पर अभिजात वर्ग के नियंत्रण को तोड़ने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा की ये गतिशीलता और एक दूसरे के महत्व की स्वीकारोक्ति चीनी सभ्यता की प्रतिनिधि विचारधारा बन गई है। कन्फ्यूशियस की राजनीतिक धारणा थी
कि जिस व्यक्ति में नैतिकता और योग्यता अधिक हो वही व्यक्ति राज्य करने का, शासन करने का अधिकारी है। इस प्रकार कन्फ्यूशियस ने उस युग में जब वंशानुगतता के आधार पर शासन कार्य संचालित करने की व्यवस्था का बोलबाला था, नैतिकता और योग्यता के आधार पर आम नागरिकों के राजनीतिक शासन कार्यों में भागीदारी के लिए मार्ग खोलना चाहा। यह एक क्रांतिकारी विचार था। कन्फ्यूशियस की धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति जिसमें नैतिकता और योग्यता है शासन कर सकता है, परंतु वो व्यक्ति जिसमें योग्यता और नैतिकता नहीं है, चाहे वो राज परिवार से ही क्यों न हो, शासन करने की योग्य नहीं है। इस प्रकार रन का सिद्धांत उस समय की शासन की मान्यताओं से न केवल भिन्न था बल्कि विरोधी भी था। कन्फ्यूशियस कहते थे, नैतिकता वाला व्यक्ति हो मानवता से प्यार करता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, इसलिए जिसमें नैतिकता है वही शासन करने के योग्य है। रन का लोकप्रिय सिद्धांत। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन में रन के सिद्धांत पर अमल किया। कन्फ्यूशियस के सूक्ति संग्रह में एक कथा है कि एक बार घुड़साल में आग लग गई। शाही दरबार से लौटने पर कन्फ्यूशियस ने पूछा कि कोई घायल तो नहीं हुआ। घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पूछा। यद्यपि ये घटना छोटी है, परंतु इसका सार व्यापक है, जो स्पष्ट करता है कि कन्फ्यूशियस को अपनी संपत्ति से कहीं अधिक प्यार मानव के प्रति था। दूसरी घटना में कन्फ्यूशियस का मनोविज्ञान और स्पष्ट होता है। एक बार छी राज्य जाते समय रास्ते में मिली एक महिला ने बिलखते हुए बताया कि उसकी 3 पीढ़ियों के सदस्यों को बाघ ने खा लिया है। फिर भी वो उस स्थान को छोड़कर इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में उसे शासकीय कर कम देना पड़ता था। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को अपना विचार बताते हुए कहा कि उन्हें शासकीय कर बाघ से ज्यादा भयानक लगा। ये घटना जहां एक ओर कन्फ्यूशियस की नैतिकता, प्रेम और साधारण मानव के प्रति उनकी सहानुभूतिपूर्ण भावनाओं को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर उस जमाने के शासकीय कर की स्थिति का भी पर्दाफाश करती है। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती तेरे दम। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखे हुए चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन के चाणक्य कन्फ्यूशियस कड़ी। रन के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए कन्फ्यूशियस ने 2 आधारभूत सिद्धांत चुंग और शाओ प्रतिपादित किए। चुंग का मतलब होता है जो कार्य दूसरों से कराना हो उसे पहले स्वयं पूरा करो, जो लक्ष्य प्राप्त करना हो उसे पहले स्वयं साकार करो। और शाओ का मतलब होता है जो कार्य तुम स्वयं नहीं करना चाहते उसे दूसरों को करने के लिए न कहो। इस युग में मानव संबंधों को निर्देशित और निर्धारित करने में कन्फ्यूशियस के विचारों का विश्लेषण करते समय महात्मा गांधी की स्वराज्य प्रीति के लिए अहिंसा के साधनों का प्रयोग करते हुए आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष की शक्ति पर आधारित सत्याग्रह की विशेष पद्धति के आविष्कार का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है। गांधी की मानवता संबंधी अवधारणा वैचारिक एवं व्यावहारिक धरातल पर अखिल विश्व मानव के प्रति पारंपरिक एकता और प्रेम का संदेश और मानव द्वारा मानव के मध्य सृजित विषमताओं के खिलाफ गांधी का संकल्प उनकी मानवतावादी और वसुधैव कुटुंबकम के विचार का व्यावहारिक प्रतिपादन और नैतिकता की पृष्ठभूमि पर मानवता का उत्थान ही तो है। कन्फ्यूशियस और गांधी के ये विचार आज तक मानवतावाद की किरणें स्फुरित कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस द्वारा प्रतिपादित राज्य व्यवस्था में कर्तव्य पालन पर अधिक जोर दिया गया है। उनका कहना था कि राजा को राजोचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकारी को अधिकारी के, पिता को पिता के और पुत्र को पुत्र के कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अर्थात समाज में जिनका जो काम है वो उसे करते रहना चाहिए। कन्फ्यूशियसवाद में अधिकारी का कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञा माने, पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे। दूसरे शब्दों में समाज में जिसका स्थान ऊंचा है, उम्र अथवा पद में बड़ा है, उसकी आज्ञा का पालन करने से ही एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। इसलिए उस काल में जब समाज में बदलाव आ रहा था और जागीरदारी व्यवस्था आरंभ हो रही थी,
ये देखकर कन्फ्यूशियस को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि यह व्यवस्था प्रतिस्थापित सामंती व्यवस्था में बदलाव कर रही थी और कन्फ्यूशियसवाद सामंतवादी व्यवस्था के ही समर्थक थे। चाओ शासन व्यवस्था को भी बनाए रखने की कन्फ्यूशियस ने बहुत कोशिश की। उनकी मान्यता थी कि ये परिवर्तन ये सिद्ध कर रहे हैं कि लोगों में नैतिकता का अभाव है, वे कर्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। क्योंकि कन्फ्यूशियस की निगाह में यदि कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन न करे तो वो अपराधी है, दंड के योग्य है। शिक्षा में सुधार। चीन के शिक्षा इतिहास में कन्फ्यूशियस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये नारा लगाया कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर शिक्षण कार्य आरंभ किया, क्योंकि इसके पूर्व शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सिर्फ अभिजात वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों को ही था। कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस के 3000 शिष्य थे, उनमें से 72 बहुत होनहार थे। उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल खोलकर अभिजात वर्ग के शिक्षा पर चले आ रहे एक अधिकार को तोड़ा। वे कम खर्चीली शिक्षा के पक्ष में थे। उनका अलग अलग वर्गों के व्यक्तियों को, अलग अलग मानसिक स्तर के व्यक्तियों को शिक्षा देने का तरीका भी अलग अलग था। वे प्रत्येक शिष्य को उसकी अलग अलग विशेषताओं के अनुसार शिक्षा देते थे। उन्होंने चरित्र, भाषा, राजनीति, साहित्य आदि के क्षेत्र में शिक्षा पर जोर दिया। एक बार उन्होंने कहा था कि चरित्र में मेरे शिष्य येन हुई, मिंग ची छियन, रान पोन्यू और चुंग कुंग हैं। भाषा में चीकुंग निपुण हैं और राजनीति में रानश्यू चीलू कुशल हैं। साहित्य में विशेष शिष्य हैं ची यौ और ची शिया। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को कसौटी पर खरा उतारा। उदाहरण के लिए शुरू में ची वो मेहनत से अध्ययन नहीं करते थे। एक बार वे दिन में सो गए। कन्फ्यूशियस ने उन्हें शिक्षा देते हुए कहा कि सड़ी हुई लकड़ी में नक्काशी नहीं की जा सकती और घटिया मिट्टी की दीवार को सफेद चूने से नहीं पोता जा सकता। ये सुनकर ची वो मेहनत से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए थे। कन्फ्यूशियस ने उग्र स्वभाव वाले चीलू को धैर्य से काम करने की शिक्षा दी और डरपोक रानश्यू को कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार चीलू ने अपने गुरु से पूछा, अगर हम एक आवश्यक बात सुने तो हमें उसे तुरंत करना चाहिए या नहीं? कन्फ्यूशियस ने सोचकर कहा, तुरंत करना ठीक नहीं है, पहले अपने पिता और भाई से पूछ लेना चाहिए। कुछ समय बाद रानश्यू ने भी यही सवाल पूछा, लेकिन कन्फ्यूशियस ने उससे कहा कि वो काम तुरंत करना चाहिए। ये सुनकर शिष्य कुंग शी हुआ को आश्चर्य हुआ। उसने गुरु से पूछा कि जब एक ही प्रश्न है तो उत्तर अलग अलग क्यों? कन्फ्यूशियस ने कहा कि रानश्यू डरपोक है, उत्साही नहीं है, इसलिए मैंने उसे तुरंत ही काम करने को कहा, जबकि चीलू का स्वभाव उग्र है, इसलिए मैंने उसे तुरंत ही किसी कार्य को करना उचित नहीं बताया। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन के चाणक्य कन्फ्यूशियस कड़ी। कन्फ्यूशियस इस बात पर जोर देते थे कि एक बात सीख लेने के बाद उसका 3 तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, यही सार्थक शिक्षा है। इस प्रकार चीन में 1-3 का सिद्धांत बहुत प्रचलित है। कन्फ्यूशियस इस बात पर ध्यान देते थे कि पुरानी बातों को, पाठों को बार बार दोहराने से उन्हीं से नई नई बातें सीखी जा सकती हैं। शिक्षा द्वारा कुछ सीखना और सोच विचार कर उसे व्यवहार में लागू करना शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। कोई शिक्षा जब तक व्यवहार में लागू नहीं होती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं। शिक्षा लेने और देने से कभी उकताना नहीं चाहिए। कन्फ्यूशियस की शिक्षा संबंधी ये धारणाएं चीनी शिक्षा जगत की मूल्यवान विरासत हैं। आज भी चीनी शिक्षा शास्त्री कन्फ्यूशियस की इन तीनों उक्तियों से प्रेरणा लेते हैं। 70 के दशक में दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और हांगकांग में हुए आर्थिक विकास ने लोगों की इस धारणा को धूमिल कर दिया कि कन्फ्यूशियसवादी संस्कृति के दायरे में स्थित देशों का आधुनिकीकरण करना कठिन होगा। अब नए तरीके से कन्फ्यूशियसवाद का
विश्लेषण और मूल्यांकन करना पड़ रहा है। अधिकाधिक समाजशास्त्रियों में ये धारणा प्रबलतम होती जा रही है कि कन्फ्यूशियसवाद के अध्ययन से सामाजिक विकास को लाभ होगा। 80 के दशक से कन्फ्यूशियस किसी अध्ययन और शोध का एक नया समय आरंभ हुआ है। सिंगापुर में तो कन्फ्यूशियसवाद को एक राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नैतिक शिक्षा के रूप में कन्फ्यूशियसवाद का अध्ययन आरंभ किया गया है। 1982 में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री गोह कैंग सुई ने घोषणा करते हुए कहा था कि सिंगापुर के युवा वर्ग को कृत्रिम अमेरिकी और कृत्रिम ब्रितानी बनाने से रोकने के लिए और एशिया की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए ये कदम एक राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में उठाया गया है। चीन में भी जहां एक ओर समाजवादी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर कन्फ्यूशियस फाउंडेशन के माध्यम से कन्फ्यूशियस पर अनुसंधान कार्य तेज किया गया है। 1987 में चीनी कन्फ्यूशियस फाउंडेशन और सिंगापुर पूर्व एशियाई दर्शन शास्त्र अनुसंधान शास्त्र ने शांतुंग प्रांत के थीफू शहर में संयुक्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय कन्फ्यूशियसवाद अकादमी गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और ओशेनिया सहित 12 देशों के 120 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया। उनका कहना था कि कन्फ्यूशियसवाद का अनुसंधान करते समय आलोचनात्मक रवैया अपनाना चाहिए और विरासत के रूप में उसके गुणों को बरकरार रखना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। तो मित्रों, ये था चीन के चाणक्य कन्फ्यूशियस। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि अपने हथियारों की तलाश में भिक्षु रेतात्मा, वानर और शूकर अपना रूप बदलकर गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दानवराज से बात करते हैं और दानवराज उन्हें एक बार हथियारों के दर्शन करने देता है। अपने हथियारों को देखकर वे रुक नहीं पाते और अपने हथियारों को हाथ में उठाकर अपने असली रूप में लौट आते हैं और फिर शुरू होता है एक भयानक युद्ध। चूंकि दानवराज उस युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग निकलता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। नगर के फाटक खुले हुए थे, लोग अभी सोए नहीं थे। राजा और उसके बेटे और थांग महाभिक्षु अभी तक धुंध मंडप में इंतजार कर रहे थे। तीनों गुरु भाइयों ने सभी मरे हुए जंगली पशुओं और भेड़ों को और मूल्यवान वस्तुओं को जोर की आवाज के साथ प्रांगण में गिरा दिया, जिससे सारा प्रांगण भर गया। फिर वे बोले, गुरुदेव, हम लौट गए हैं, हम जीत गए हैं। राजा ने उनको धन्यवाद दिया। थांग महाभिक्षु बहुत खुश हुआ। तीनों राजकुमारों ने जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। भिक्षु रेतात्मा ने उन्हें उठने में मदद करते हुए कहा, हमें धन्यवाद न दीजिए, आइए और देखिए कि हम क्या लाए हैं। राजा ने पूछा, ये सब चीजें आप लोग कहाँ से लाए हैं? वे सभी बाघ, भेड़िए, नन्हे बाघ, तेंदुए, लाल हिरण और बकरियां पहले राक्षस थे, बाद में वे प्रेतात्मा बन गए। जब हमने अपने हथियारों को कब्जे में कर लिया तो हम लड़ते लड़ते गुफा के दरवाजे से बाहर निकल गए। इन दानवों का राजा एक सुनहरे बालों वाला सिंह है जो अपने चतुर दीप्तिमान परशु से लड़ता है। वह रात होने तक हमसे लोहा लेता रहा, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसका पीछा करने के बदले हमने उसकी गुफा के तमाम दानवों का काम तमाम कर दिया है और उसकी सभी चीजों को यहाँ उठा लाए ताकि वह फिर वहाँ न लौट सके। यह खबर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन चिंतित भी हुआ। वह उन लोगों के विजय होकर लौटने पर तो खुश था, पर इस बात से बहुत ही परेशान था कि कहीं बाद में वह दानव बदला लेने ना आ पहुंचे। वानर ने कहा,
राजकुल महामान्य, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं इस समस्या पर अच्छी तरह सोच विचार कर चुका हूँ और इसे यथोचित ढंग से निपटा चुका हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ से आगे जाने से पहले सभी दानवों का पूरी तरह से सफाया कर दूंगा। हम ऐसी कोई परेशानी बाकी नहीं छोड़ेंगे जो बाद में आपके लिए कष्टकर हो। जब हम दोपहर के समय वहाँ पहुँचे तो हमें एक नन्हा सा हरे चेहरे और लाल बालों वाला दानव मिला जो एक निमंत्रण पत्र ले जा रहा था। निमंत्रण पत्र पर लिखा था, पांचे को हस्तगत करने की खुशी मनाने के लिए कल सुबह एक भोज का आयोजन किया जा रहा है। परम सम्मानीय पूर्व पुरुष, 9 गुने देवत्व वाले आदि मनीषी, अगर आप पर्वत पार करके भोज में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। निमंत्रण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ने अंत में लिखा था, शत शत दंडवत प्रणाम सहित आपका पौत्र कपिल सिंह। कुछ समय पहले जब हमने प्रेतात्मा को हरा दिया तो वह जरूर अपने पितामह के पास चला गया होगा। यह निश्चित है कि कल सुबह वे लोग हमसे बदला लेने हमें खोजते हुए यहाँ जरूर आ पहुँचेंगे और जब ऐसा होगा तो मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और रात के भोजन का इंतजाम कर दिया। सब गुरु शिष्यों ने भोजन कर लिया तो वे सो गए। वह प्रेत आत्मा सचमुच दक्षिण पूर्व की तरफ बास पर्वत पर जा पहुंचा, जहाँ 9 मोड़ों वाली घुमावदार गुफा थी। इस गुफा में प्रेतात्मा का पितामह, 9 गुने देवत्व वाला आदि मनीषी रहता था। उस रात दानवराज तब तक पवनयान पर सवार रहा जब तक वह रात के अंतिम पहर में उस गुफा के प्रवेश दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया तो एक छोटा दैत्य इन शब्दों के साथ उसका स्वागत करने लगा, महाराज, कल रात हरित मुख आपका निमंत्रण पत्र लेकर आया था। वयोवृद्ध पितामह ने उससे आज सुबह तक यहीं ठहरने का अनुरोध किया और कहा कि आपके पांचा भोज में शरीक होने के लिए वे उसी के साथ जाएंगे। इतने तड़के उन्हें आमंत्रित करने के लिए आप खुद क्यों आए हैं? प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि भोज अब नहीं होगा। अब वे बातें ही कर रहे थे कि हरित मुख गुफा के भीतरी भाग से बाहर निकल आया और बोला, आप यहाँ क्या करने आए हैं महाराज? जब वरिष्ठ महाराज जाग जाएंगे तो वे मुझे साथ लेकर समारोह में शरीक होने आ जाएंगे। यह सुनकर प्रेतात्मा इतना परेशान हो गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वह केवल हाथ हिलाकर इशारा करता रहा। कुछ देर बाद वयोवृद्ध दानव जाग गया। उसने प्रेतात्मा को अंदर बुला लिया। प्रेतात्मा ने अपना हथियार एक तरफ रखकर दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। वयोवृद्ध दानव ने कहा, मेरे यशस्वी पौत्र, कल तुमने मुझे एक निमंत्रण पत्र भेजा। आज सुबह मैं तुम्हारे समारोह में शरीक होने जा रहा हूँ। फिर तुम खुद यहाँ क्यों आए हो और इतने हैरान परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? उनका इतना सवाल था कि उसने पूरा किस्सा कह डाला। एक पल मौन रहने के बाद वयोवृद्ध दानव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब समझा वे लोग कौन हैं। मेरे यशस्वी पौत्र, तुमने उन्हें उकसाकर भारी गलती की है। दानवराज ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे लोग कौन हैं पितामह? वयोवृद्ध दानव ने कहा, जिस भिक्षु की थूथनी लंबी है और कान बड़े बड़े हैं, उसका नाम चूपाच्य है, और जिस भिक्षु का चेहरा बहुत डरावना है, उसका नाम भिक्षु रेतात्मा है। ये दोनों इतने क्षमतापूर्ण नहीं है, लेकिन जिस भिक्षु के चेहरे पर बैल उगे हुए हैं और जिसका मुंह वज्र देवता के समान है, उसका नाम नवदीक्षित सुन है। वह सचमुच असीमित तिलिस्मी शक्तियों से लैस है। आज से 500 साल पहले जब उसने देवलोक में हाहाकार मचा दिया था तो 1 लाख दैवी सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी है। वह एक ऐसा शोहदा है जो पर्वतों और सागरों की टोह ले सकता है।
गुफा कंदराओं को चकनाचूर कर सकता है, नगरों पर धावा बोल सकता है और हर तरह के उपद्रव कर सकता है। उसे उकसाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन सब को, युईख्वा के राजा को बंदी बनाकर उनसे तुम्हारा बदला लेता हूँ। यह सुनकर प्रेतात्मा ने बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए पितामह का शुक्रिया किया। वरिष्ठ दानव ने तुरंत अपने सारे पौत्रों को जत्थे बंद कर लिया, जिनमें वानर सिंह, हिम सिंह, तेंदुआ सिंह, ग्रेफन सिंह, रैकून, श्याम सिंह और गजमर्दक शामिल थे। उनमें से हर एक के पास एक एक तीखा हथियार था। कपिल सिंह के नेतृत्व में उनमें से हर एक ने प्रचंड आंधी छोड़ दी, जो उन्हें सीधे तेंदुआ शीर्ष पर्वत पर ले गई। वहाँ चारों तरफ धुएं और आग का बोलबाला था, पर किसी की सुर्खियों की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने करीब जाकर पता लगाया तो उन्हें धूर्त सन की और सन की धूर्त अपने स्वामी के लिए रोते हुए दिखाई दिए। प्रेतात्मा ने उनके पास जाकर जोर से पूछा, क्या तुम दोनों असली धूर्त सन की और सन की धूर्त हो या उसकी नकल हो? जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए दोनों दानवों ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, महाराज, महाराज, हम नकली नहीं है, हम असली है। कल जब आपने हमें सूकर और भेड़े खरीदने के लिए चांदी दी, तो हमें पर्वत के पश्चिम में स्थित घाटी में एक भिक्षु मिला, जिसके चेहरे पर बाल उगे हुए थे और जिसका मुंह वज्र देवता जैसा था। जैसे ही उसने हमारे ऊपर थूका, हमारी टांगे एकदम कमजोर हो गई और हमारे मुंह अकड़ गए। हम ना तो बोल पाए और ना ही हिल डुल सके। उसने हमें धराशायी कर दिया और हमारी चांदी और हमारे पहचान पत्र को हमसे छीन लिया। हम बेहोश अवस्था में पड़े रहे। हमें अभी अभी पूरा होश आया है। जब हम गुफा में लौटे तो हमने देखा वहाँ आग लगी हुई है और सब कुछ जलकर खाक हो गया है। महाराज, हम जोर जोर से इसलिए रो रहे थे क्योंकि आप और हमारे सभी सरदार लापता हो गए हैं। हम नहीं जानते कि यह आग कैसे लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश सूरज का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我想租房， मैं मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। 您想找什么样的房子？ आप किस तरह का मकान किराए पर लेना चाहते हैं? 您想花多少钱租？ आप किराए पर कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं? 什么时候能搬进来？ कब मकान में आ सकता हूँ? 房租怎么付？ किराया कैसे देना होगा? शाओचांग जी, चीनी सीखने का ये लाभ तो मुझे होगा कि अब मैं अपने आप मकान ढूंढ सकूंगा। अवश्य, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। तो मदद कीजिए और बताइए कि मैं एक मकान किराए पर लेना चाहता हूँ, इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं, 我想租房。 वो शांग चू फांग। 我मैं 我 想 चाहना, 想 租किराए पर लेना,
租房 मकान।房我想租房。 मैं किराए पर मकान लेना चाहती हूँ। 我想租房 मैं किराए पर मकान लेना चाहता हूँ। आए अब सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 我想租房，你想找什么样的房子？带家具的两居，房子不要太旧。 मकान मालिक या एजेंट आपसे पूछ सकता है आप किस तरह का मकान किराए पर लेना चाहते हैं। चीनी भाषा में 您想找什么样的房子？您想找什么样的房子？您 आपके लिए सम्मानपूर्वक संबोधन। 您想 चाहना 想找 ढूंढना 找什么样的 इस तरह का 什么样的房子 मकान 房子？您想找什么样的房子 आप किस तरह का मकान किराए पर लेना चाहते हैं। 您想找什么样的房子？ अच्छा ये सवाल आपके लिए शायद उपयोगी होगा। आप किराए पर कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। चीनी भाषा में 你想花多少钱租？您想花多少钱租？您 आप 您想 चाहना 想花 खर्च करना 花多少钱 कितने पैसे 多少钱租 किराए पर लेना 租？你想花多少钱租？您想花多少钱租？आप किराए पर कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। आए अब सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错。अच्छा अब मैं मुद्रा से संबंधित जानकारी का परिचय दूंगी। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि चीनी मुद्रा यानी कि रनमिनबी चीन की कानूनी मुद्रा है। युआन इसकी प्रमुख इकाई है। 人民币1元等于10角 यानी कि 1 yuan 10 角के बराबर है और 1角等于10分 यानी कि 1角10分के बराबर है। 1元等于10角，1角等于10分。 हम मुद्रा बताने के लिए युआन का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में मुद्रा बताने के लिए रुपए का प्रयोग किया जाता है। अब ये सुनिए 3元5角4分 यानी कि 3 yuan 5角और 4分。 3元5角4分。शाओथांग जी, यदि मैं उस मकान को पसंद करता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब मैं उसमें आ सकता हूँ, तो चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 什么时候能搬进来 मतलब है कब मकान में आ सकती हूँ। 什么时候能搬进来？ कब मकान में आ सकता हूँ। 什么时候 कब 什么时候能 सकना 能搬进来 आना 搬进来？什么时候能搬进来 कब मकान में आ सकती हूँ। 什么时候能搬进来？कब मकान में आ सकता हूँ। अब हम आज के पाठ की तीसरी बातचीत सुने। 什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月吧。 शाओथांग जी, अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मकान का किराया कैसे देना होगा। इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 房租怎么付房租怎么付？房租 मकान का किराया 房租怎么 कैसे 怎么付 देना 付？房租怎么付房租怎么付？मकान का किराया कैसे देना होगा? अच्छा अब फिर आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1我想租房，你想找什么样的房子？带家具的两居，房子不要太旧。 बातचीत 2你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错。 बातचीत 3什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथांग